नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के बारे में जो कि यूपी पीसीएस में आया था। क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के क्या कारण थे, इनका विश्लेषण कीजिए। तो देखते हैं भारत के विभाजन के क्या कारण थे। तो भारत के विभाजन का मूलभूत कारण था सांप्रदायिक भावना का उभार एवं इससे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः जुड़ी घटनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नजर आईं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण था सांप्रदायिक भावना का उभार और इसके प्रत्यक्षतः या परोक्षतः जुड़ी घटनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नजर आई थी। ये मुख्य कारण था भारत के विभाजन का। सांप्रदायिकता के उभरने के कारण क्या क्या थे? तो सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत एक होता है, सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत, ये एक कारण था सांप्रदायिकता के उभरने का। तो सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत क्या होता है? इस साम्राज्यवादी त्रिभुज की तीन भुजाएं थीं, मुस्लिम और साम्राज्यवादी ब्रिटेन, अर्थात उन्होंने ही बांटो और राज्य करो के सिद्धांत द्वारा यह प्रश्न पैदा किया। क्या? सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत जो है ये सांप्रदायिकता के उभरने का मुख्य कारण था। तो सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत क्या होता है? इस सांप्रदायिक त्रिभुज की तीन भुजाएं थीं, हिंदू, मुस्लिम और साम्राज्यवादी ब्रिटेन। ये बात है, अर्थात उन्होंने ही यानी अंग्रेजों ने ही बांटो और राज्य करो का सिद्धांत द्वारा यह प्रश्न पैदा किया था। तो पहला कारण है सांप्रदायिक त्रिकोण, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता थी। औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता ही भारत में बांटो और राज्य करो की नीति के द्वारा हिंदू और मुस्लिम में सांप्रदायिक भावना का विकास कर दिया था, जिसके कारण से भारत में सांप्रदायिकता का विस्तार हो गया था और वही बाद में जाकर के भारत के विभाजन का एक कारण बना था। वस्तुतः अंग्रेजी राज की आरंभ से ही एक नीति थी, राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक आयाम में फूट डालो और राज करो। इस नीति के तहत पूंजीपति श्रमिक, भूपति और कृषक, अगड़ा और पिछड़ा जो वर्ग हैं, सवर्ण और दलित के आधार पर तथा क्षेत्रीय, भाषाई, प्रजातीय एवं अन्य आधारों पर फूट डालकर आंतरिक संघर्ष को बढ़ाया जाता था ताकि राष्ट्रवाद कमजोर रहे और अंग्रेजी राज की मजबूती बनी रहे। इसी नीति का एक पहलू था तथाकथित सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत, जिसमें हिंदू मुस्लिम अलगाव पर बल दिया गया था। तो पहला कारण मिल गया त्रिकोण, सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत। इसमें क्या था, फिर से देखें तो हिंदू, मुस्लिम और औपनिवेशिक ब्रिटेन था। तो औपनिवेशिक सरकार जो चाहती थी कि भारत में जो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे तथाकथित उछली और निचली जाति के बीच में, भूपति और कृषक के बीच में, पूंजीपति और श्रमिक के बीच में, इस प्रकार से देखें तो सांप्रदायिक आधार पर या भाषाई, जातीय, प्रजातीय आधार पर लोगों को कैसे बांटा जाए और बांट करके उनमें फूट डालो और राज करो की नीति को कैसे चरितार्थ किया जाए। तो ये इसका एक मेन सिद्धांत था, सांप्रदायिक त्रिकोण का सिद्धांत। फिर भारत के विभाजन का दूसरा कारण देखें तो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। कुछ लेखकों के अनुसार भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था। हिंदू तथा मुस्लिम सदैव अलग अलग थे, सभ्यताओं की टक्कर थी, भाषा, आचार विचार सभी अलग थे। इस सिद्धांत में आंशिक सच्चाई ही है, यानी ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। और देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रस्ताव की अगर बात करें तो एक उर्दू कवि हैं मोहम्मद इकबाल। तो कुछ लोगों का ऐसा भी विचार है कि पाकिस्तान की गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल के प्रयास से हुई थी, उन्होंने जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य, इस नाम से उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पर बल दिया था। यदि उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर बल दे रहे थे, वही बाद में जाकर के पाकिस्तान देश बना था। तो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत ये भी काम कर रहा था कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दोनों की सारी जो भाषा है, बोली है, खान पान, पहनावा, पर्व त्योहार, ये सारे अलग अलग हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम में किसी प्रकार की समानता नहीं है। इस कारण से दो अलग अलग राष्ट्र हैं और उनके लिए दो अलग अलग देश बनने चाहिए।
और तीसरा मार्क्सवादी सिद्धांत जो था ये भी देश के विभाजन का एक कारण माना गया है इस लेख में। आधारभूत प्रश्न आर्थिक था, व्यापार, वित्त तथा सरकारी सेवाओं में प्रतिद्वंदिता। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने सांप्रदायिक रंग देकर भावनाओं को उभारा ताकि और सेवाओं के अवसर उपलब्ध हो सकें। जवाहरलाल नेहरू का विश्लेषण, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू का विश्लेषण। हिंदू मध्य वर्ग एक पीढ़ी पहले उभर कर सामने आया और मुस्लिम मध्यम वर्ग एक पीढ़ी पीछे। देखिए फिर से, हिंदू मध्यम वर्ग एक पीढ़ी पहले उभर कर सामने आया और मुस्लिम मध्य वर्ग एक पीढ़ी पीछे, जिससे मुस्लिम संप्रदाय को भय सा लगने लगा। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर त्रिभुज खड़ी कर दी, अर्थात दोनों संप्रदायों के बीच खाई को सांप्रदायिक रंग देकर और अधिक चौड़ा कर दिया। संवैधानिक प्रणाली, ये भी एक मसला था। संवैधानिक प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली अपनाने से पृथक पृथक पहचान की भावना को बल मिला, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ी थी। जैसे 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसके बाद से ये और ज़्यादा बढ़ गया था। अगर इसकी बात करें कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था तो उसमें क्या ऐसे मुद्दे घटित हो गए जिसके कारण से भारत का विभाजन जो है एक अवश्यंभावी हो गया था। तो सन 1937 में, कब, सन 1937 में प्रांतीय संसदों के गठन हेतु चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में मात्र 10 से 12% लोगों के पास मताधिकार था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे थे। कांग्रेस ने इस 1937 के चुनाव में, जिसमें 10 से 12% लोगों के पास मताधिकार था, इस चुनाव में कांग्रेस के अच्छे परिणाम रहे थे और उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाई थी। फिर से देखें तो 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। खाली 4 प्रांत में उसकी सरकार नहीं बन पाई थी। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, किंतु मुस्लिम लीग का प्रदर्शन भी इन क्षेत्रों में अच्छा नहीं रहा। उसे इन चुनाव में मुस्लिम वोट का मात्र 4.4% भाग ही मिल पाया था। यानी जो मुस्लिम आरक्षित क्षेत्र था जहां से मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी, तो उसको भी मुस्लिमों का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिला। केवल 4.4 मुस्लिम वोटों का चुनाव, परसेंट मुस्लिम वोटों का चुनाव समर्थन मिला था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली थी। किसे? मुस्लिम लीग को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक भी सीट नहीं मिली थी। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थीं। देखिए ये पंजाब जो क्षेत्र था, ये पंजाब वाला इलाका, यहाँ पर ये पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, तो ये पंजाब कर लें ऐसे करिए। तो इस पंजाब के इलाके में 84 सीटें हुआ करती थीं और 84 सीटों में से खाली 2 सीटें प्राप्त हुई थी मुस्लिम लीग को। और सिंध में 33 में से 3 सीटें प्राप्त हुई थीं। देखिए मुस्लिम लीग का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। पहले देखिए 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में मुस्लिम इसको कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थीं। अब जो बचे 4 प्रांत, तो उसमें से भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लीग को खाली 4.4% मुस्लिम वोटर्स का वोट प्राप्त हो सका था। अब इसका भी एनालिसिस करें तो एग्जाम्पल में पंजाब को देखें, अगर एग्जाम्पल में अगर पंजाब को देखें तो पंजाब में हुआ करता था 84 सीट। 84 सीट में से इसे मुस्लिम लीग को खाली 2 सीटें प्राप्त हुआ था। जबकि सिंध की बात करें तो सिंध में हुआ करता था 33 सीटें और 33 सीटों में से उसे खाली 3 सीटें ही प्राप्त हुई थीं। संयुक्त प्रांत, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहां कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था यूपी में, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना का हट था कि लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए। उस समय बहुत कम लोगों को ये मांग थी। लीग संयुक्त प्रांत
बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थे। जो लीग है वो 3 जगह पर, जो मुस्लिम लीग है अली जिन्ना की पार्टी, वो 3 क्षेत्रों में लोकप्रिय थे। तो उसमें से एक क्षेत्र था संयुक्त प्रांत, जिसे यूपी कहा जाता है, एक बम्बई और एक हमने देखा मद्रास। यहाँ पर लोकप्रिय थे मुस्लिम लीग की पार्टी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में अत्यधिक दुर्बल था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में ना के बराबर था। देखिए पहले ही कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। पंजाब में 84 सीटों में से खाली 2 सीटें प्राप्त हुई थी, सिंध में 33 सीटों में से खाली 3 सीटें प्राप्त हुई थी। तो हर जगह उसका दिक्कत था, कहीं पर भी सही प्रकार से उसको जीत हासिल नहीं हो पाई थी। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 वर्ष बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया था। समझिए, यानी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, तो स्टेट ये, और फिर एक सिंध, इन सारे क्षेत्रों को मिला करके ही 1937 में चुनाव हुए थे। तो उसी के 10 साल के बाद में ये सारे क्षेत्र को मिला करके जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन जहाँ पर मुस्लिमों का बहुमत ज़्यादा था, देख रहे हैं पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में, सिंध में, यहाँ सब मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने खाली 4.4% मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम लीग को समर्थन दिया था। लेकिन बाद में अली जिन्ना की हठ ने इन सभी क्षेत्रों को मिला करके कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, ये हमें वोट नहीं दे रहे हैं, फिर भी इनको मिला करके एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, ये एक साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका सीधा एग्जाम्पल भारत में देखा जा सकता है कि भारत में आज 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी हिंदू, मुस्लिम, सारे यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, जितने धर्म हैं सारे आराम से यहाँ पर निवास करते हैं। सिखिज़्म, दुनिया के जो 8 बड़े धर्म हैं वो भारत में पाए जाते हैं। तो उनकी जो नीति थी कि मुस्लिम राष्ट्र अलग राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र अलग राष्ट्र है, तो उसको पूरी तरीके से गलत खारिज करता है हमारा देश। कांग्रेस मंत्रालयों ने इस खाई को और गहरा कर दिया था, है ना। कांग्रेस जो मंत्रालय है वो इस खाई को और गहरा कर दिया था। अली जिन्ना ने जो खाई बनाई थी उस खाई को और गहरा कर दिया था। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी। जी, जैसे मुस्लिम लीग प्रयास कर रही थी कि कांग्रेस का सहयोग लेकर के संयुक्त प्रांत में सरकार बनाया जाए, गठबंधन की सरकार बनाया जाए, लेकिन जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो जमींदारी व्यवस्था का समर्थन करती थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जमींदारी प्रथा का समर्थन करते हुए। और जो कांग्रेस थी वो जमींदारी प्रथा को खत्म करना चाहती थी। तो ये क्लैश हो गया, इसके कारण से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ में नहीं आ पाए थे और संयुक्त प्रांत में गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, न ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई विशेष सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रैडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामित्व चिंता में पड़ ही गए थे। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 1930 के दशक के अंतिम वर्षों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर हमले से भी अधिक बल देने लगे थे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह प्रश्न उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में सम्मिलित होने की छूट तो नहीं है, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने 1937 में ये प्रश्न उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में यानी मुस्लिम लीग में सम्मिलित होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1937 में कहा था कि जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं
वो मुस्लिम लीग से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ वो हिंदू महासभा से जोड़ सकते हैं। ऐसा कहा 1937 में मौलाना आज़ाद ने। उनके अनुसार कम से कम मध्य प्रांत, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश कहलाता है, में भी वही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर, यानी अगले साल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1938 में जाकर के यह घोषणा किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1930 के दशक में ही आरएसएस नागपुर के बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है, ऐसा आरएसएस का मानना था, जैसा कि एनसीईआरटी की क्लास 12 किताब में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि संवैधानिक प्रणाली जो रही थी उसमें किस प्रकार से विभाजन को और ज़्यादा बढ़ाने में काम किया। 1937 का जो चुनाव था वो भी कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। सारी बातें हमने देखा कि 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिली थी कांग्रेस को, जिसमें 7 प्रांतों में सरकार बना ली थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद भी वहाँ के 4.4% मुसलमानों ने ही मुस्लिम लीग को समर्थन दिया था, जिसके कारण से वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग की पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। तो बाद में ये कस मकस जो थी, कसक रह गई थी अंदर में, और मिला करके बंटवारा करके ही माने। इतिहास की गलत व्याख्या, ये भी एक कारण थी, इतिहास की गलत व्याख्या। अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को हिंदू तथा मुस्लिम युग में बांटा और दोनों संप्रदायों के विरोध पर अधिक बल दिया है। जैसा कि जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखे थे भारत के इतिहास के बारे में 1817 में। उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। यानी कि भारत के इतिहास को उन्होंने धर्मों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटने का प्रयास किया था, जो कि गलत आधार था। क्योंकि भारत में कभी भी जैसे एकदम पुरानी बात करें तो हिंदू का शासन तो रहा है, क्योंकि खाली हिंदू थे उस समय, उसमें और कोई धर्म विशेष था नहीं। लेकिन जब मुस्लिम भारत में आए, इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ, तो ऐसा नहीं था कि हर जगह मुस्लिम शासन था, कहीं पर हिंदू शासन नहीं था, या जब हिंदू शासन था तो हर जगह हिंदू शासन था, कहीं मुस्लिम शासन नहीं था, ऐसा नहीं था। और ब्रिटिश ने भी भारत में जब कब्जा करना शुरू किया, क्षेत्रीय प्रसार करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स भारत के सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हुआ करता था। तो भारत के इतिहास को इस प्रकार से बांटना एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाना था, और जिसने भारत को संप्रदायवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाई थी। फिर सेवाओं में सांप्रदायिक रंग। अंग्रेजी राज ने दोनों वर्गों में वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए सेवाओं में सांप्रदायिक आरक्षण दिए थे। धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। 19वीं सदी में वहावी तथा आर्य समाजी आंदोलनों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। वहावियों ने दारुल इस्लाम की भावना का प्रचार किया, जिससे हिंदू अप्रसन्न हुए। उधर आर्य समाज के नारे पुनः वेदों की ओर लौटो तथा शुद्धि आंदोलन से मुस्लिम अप्रसन्न हुए। फिर अगला राष्ट्रीय आंदोलन तथा सांप्रदायिक रंग। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद के लिए धार्मिक चिन्हों का प्रयोग किया। गांधी जी की प्रार्थना सभा तथा राम राज्य के शब्दों से मुस्लिम अप्रसन्न हुए। तो ये भी एक कारण था, बेकार सा कारण था, क्योंकि गांधी जी का जो राम राज्य का सिद्धांत था, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि राम राज्य हो, हिंदू राज्य हो। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना गांधी जी का नहीं था। गांधी जी के राम राज्य का मतलब था कि एक ऐसा राज्य जहां पर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, असमानता ना हो, स्वच्छता हो, जो राजनीति है, राजनीति का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। तो ऐसा देश बनाना चाहते थे गांधी जी, और अगर ऐसा देश बन जाता है, ऐसा राज्य बन जाता है, तो उसको उन्होंने कहा था राम राज्य।
और पाकिस्तान की स्थापना या विभाजन के लिए जिम्मेवार समसामयिक परिस्थितियां जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई। तो पहला, अंग्रेजी शासन की फूट डालो और राज्य करो की नीति थी, ये कारण रहे। मुंबई के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद यह कहा कि रोमनों की नीति बांटो व राज्य करो की थी। वही नीति हमें भी रखनी है। राष्ट्रीय आंदोलन को छीण करने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया। इस प्रकार बंगाल के मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र को शेष बंगाल से अलग कर दिया गया। हिंदुओं व मुसलमानों को आपस में लड़ाने की यह नीति रंग लाई, क्योंकि 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन साथ ही उसने भारतीय मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी की भावना को भी बढ़ावा दिया। 1909 ईस्वी में मुसलमानों को विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व मिल गया। इससे देश में सांप्रदायिक विवाद बढ़ता ही गया। दूसरा, इकबाल तथा इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमान विद्यार्थियों के प्रयास। पाकिस्तान की स्थापना का बीजारोपण 1930 ईस्वी के अंदर हुआ, जबकि मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसकी ओर संकेत किया। उनका विचार था कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग देश अथवा राज्य बना दिया जाए। इस विचारधारा को भारत में कोई विशेष प्रोत्साहन न मिला, किंतु इंग्लैंड में रहमत अली और कुछ अन्य मुसलमान विद्यार्थियों ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें यह कहा गया कि मुसलमानों को अपना एक अलग राज्य पाकिस्तान बनाने का अधिकार दिया जाए। रहमत अली ने ही 1933 में पाकिस्तान शब्द की अवधारणा दी। किसने? रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द की अवधारणा दी। फिर तीसरा कारण क्या था? सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अनेक विद्वानों की राय है कि सीमित मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर आयोजित व्यवस्थापिका सभाओं के चुनावों ने देश में सांप्रदायिकता एवं पृथकतावादी भावनाओं को पैदा किया, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। फिर 1937 ईस्वी के चुनाव में निराशाजनक परिणाम तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत। 1937 ईस्वी में चुनाव हुए, उनके परिणामों से मुस्लिम लीग में निराशा फैल गई। 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला तथा 2 प्रांतों में उसने संयुक्त मंत्रिमंडल बनाए। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस की कटु आलोचक बन गई। उसने यह अवैज्ञानिक व अनैतिहासिक सिद्धांत प्रचारित किया कि हिंदू व मुसलमान अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक भेदों के कारण 2 पृथक राष्ट्र हैं तथा इसलिए दोनों के लिए अलग अलग देश होने चाहिए। पांचवा, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाने से इनकार करना। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ प्रांतों में संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने का विचार प्रकट किया, किंतु कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसका एक कारण यह भी था कि मुस्लिम लीग चाहती थी जमींदारी प्रथा को चलाए रखना, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि नहीं, समाजवाद का सिद्धांत वो मानती थी और कहती थी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना है और किसानों को उनकी भूमि का स्वामी बनाना है। तो इस कारण से मुस्लिम लीग को इनकार कर दिया था कांग्रेस ने साथ में मंत्रिमंडल बनाने के लिए। तो इस बात से ये असंतुष्ट हो गए थे, क्योंकि इसकी विचारधारा लीग से नहीं मिलती थी। फिर लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था और मद्रास अधिवेशन 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। देखिए, 1940 के लाहौर अधिवेशन में और 1941 के मद्रास अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया, है ना। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में यह मांग की गई कि जब भी ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता दे तो देश का बंटवारा करके मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करें। 1941 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपनी इस मांग को पुनः दोहराया तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम उत्तर पश्चिमी व पूर्वी प्रदेशों में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करवाना चाहते हैं। अगला कारण, हिंदू सांप्रदायिक संस्थाएं।
भारत विभाजन से ऐसा लगता था कि मानो नारे सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान बनाने की दिशा में जुट गए, जबकि हिंदू सांप्रदायिकता से मुक्त थे। किंतु यह बात न थी। सांप्रदायिकता के तूफान ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों को प्रभावित नहीं किया। दूसरी ओर मुस्लिम संप्रदायवादियों को विभाजन की ओर धकेलने में कुछ हद तक हिंदू सांप्रदायिक संस्थाएं भी जिम्मेदार थीं। हिंदुओं के बीच, क्योंकि जैसे आरएसएस है तो उसने कहा था 1940 के आसपास में, 1940 में, हाँ, 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता हो गए थे। तो 1940 तक देखा जाए तो जो आरएसएस है, आरएसएस के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो गए थे कार्यकर्ता के रूप में, और उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है, भारत केवल हिंदुओं का देश है। तो ऐसी अगर विचारधारा पनपेगी और जहाँ पर हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी रहती है तो वहाँ पर लोगों में भय का माहौल बन सकता है। उसमें व्यवहारिक है, प्राकृतिक है, लेकिन हाँ, इस प्रकार से हड़बड़ाना जो है वो मूर्खता है। हिंदुओं के बीच हिंदू महासभा जैसी सांप्रदायिक संस्थाओं के होने से मुस्लिम लीग के प्रचार को बल मिला। हिंदू संप्रदायवादियों ने मुस्लिम संप्रदायवादियों की हाँ में हाँ मिलाने की घोषणा की कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है तथा भारत हिंदुओं की भूमि है ना। तो दोनों ही कम नहीं थे, दोनों ही एक से बढ़ के एक मूढ़ लोग थे। पाकिस्तान बनने से पैन इस्लामिज्म के स्वप्न के पूरा होने की संभावना। कुछ मुस्लिम नेताओं का विचार था कि पाकिस्तान बनने से पैन इस्लामिज्म का स्वप्न पूरा होगा। पाकिस्तान के माध्यम से एशिया के अन्य मुस्लिम देशों को स्वतंत्र कराया जा सकेगा तथा मुस्लिम देशों में एक परिसंघ बनाना संभव होगा। अंग्रेजों का प्रोत्साहन भी था। मुसलमानों को अंग्रेजों की ओर से बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा था। शुरू से ही अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की पीठ थपथपाई तथा इसे ऐसी मांगें प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी जो राष्ट्रीय आंदोलन में बाधक सिद्ध हो सकते थे। अतः मुस्लिम लीग की यह विश्वास था कि जो भी मांगे हम रखेंगे, ब्रिटिश सरकार उसे पूरा करने का प्रयत्न करेगी। अगला कारण, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई करने की घोषणा। ये बहुत खतरनाक था। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार किया, जो आया था 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, जिसके द्वारा भारत में एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था, जो कि हर प्रांत की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां से एक व्यक्ति को संविधान सभा में चुन करके भेजती, तो संविधान का निर्माण होता। तो वो जो कैबिनेट मिशन आया था उस योजना को स्वीकार किया था कांग्रेस ने, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने 12 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने को आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार मीन्स होता है कि जो सरकार पहले से काम कर रही है वो सरकार अपना पद त्याग करने से पहले एक ऐसे सरकार का गठन करती है जो अस्थायी रूप से है, यानी पुरानी सरकार जाएगी तो तुरंत सत्ता खाली हो जाएगी, तो वो सत्ता तुरंत खाली होगी और फिर भरी जाएगी। तो एक संक्रमण क्षेत्र होता है ताकि अस्थायित्व ना हो, अस्थिरता ना हो। तो पुरानी सरकार बनी रहती है और नई सरकार को बनाने के प्रयास करती है और अस्थायी रूप से नई सरकार को बना देती है। तो उसी संक्रमणकालीन क्षेत्र को, समय को कहा जाता है अंतरिम सरकार। तो लॉर्ड वेवेल मुस्लिम लीग को भी आमंत्रित करना चाहते थे, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए तैयार न थे। उन्होंने 16 अप्रैल 1946 को पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्रवाई करने की धमकी दी। कलकत्ता में दंगे हुए। 16 अप्रैल 1946 कलकत्ता में दंगे हुए तथा हजारों आदमी मारे गए। फिर भी 1 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। सरकार के प्रयासों से 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार हो गई।
किंतु दोनों में कोई सहयोग स्थापित न रह सका। कलकत्ता के बाद नोआखाली में दंगे हुए। इसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ा। नोआखाली, कलकत्ता नोआखाली में दंगे करवा दिया मुस्लिम लीग ने और कई लोग उसमें मारे गए थे। सांप्रदायिक दंगा था एक प्रकार का, स्पॉन्सर्ड बाय मुस्लिम लीग। फिर अगला कारण, 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड एटली की घोषणा हुई। लॉर्ड एटली जो कि वहाँ का लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था इंग्लैंड में। तो 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड एटली की घोषणा। सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत पर अब नियंत्रण रखना ठीक नहीं और इस संबंध में विलंब करने से स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़कर चले जाएंगे। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग पर और अधिक बल देना आरंभ कर दिया, क्योंकि डरा गया कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो मुस्लिम लीग की जो कांग्रेस है इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, तो भारत में हिंदू शासन स्थापित हो जाएगा। हिंदू शासन, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, परेशान हो गया, चिल्लाने लगा। तो नज़दीक आ रही स्वतंत्रता के उल्लास में सांप्रदायिक दंगों ने बाधा डाली, है ना जी भैया। नज़दीक आ रही स्वतंत्रता के उल्लास में सांप्रदायिक दंगों ने बाधा डाली। आज हम मना रहे हैं 15 अगस्त, लेकिन जब 15 अगस्त का असली दिन आने वाला था तो उस समय सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे नोआखाली और कलकत्ता में। 1946 में बंगाल, बिहार, मुंबई और देश के अन्य स्थानों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हज़ारों हिंदुओं व मुसलमानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। गांधी जी और अन्य नेताओं ने सांप्रदायिकता की आग को ठंडा करने के लिए असफल प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने इन सांप्रदायिक दंगों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई। फिर अगला कारण, लॉर्ड माउंटबेटन व उसकी योजना। सत्ता हस्तांतरण का कार्य सरल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया। वे मार्च 1947 ईस्वी को भारत पहुंचे। भारत आते ही उन्होंने देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करना आरंभ कर दिया। इस सिलसिले में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय राजनीतिक समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है। इस तरह दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण और समस्त स्थिति को समझकर वे 18 मई 1947 को लंदन गए। वहां ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श कर उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तावित की जो माउंटबेटन योजना कहलाई। जनसाधारण में इस योजना को मनबाटन योजना भी कहा जाता है। इस योजना की आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। मनबाटन, अपने मन से बांट दिया माउंटबेटन ने। तो ये डिस्कशन किया हमने कि भारत के विभाजन के कारण क्या क्या थे। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।